जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका 3.0 और 4.0 होने वाले हैं। 4.0 आपका अगस्त में होने वाला है और 3.0 आपका इसकी भी डेट आ चुकी है। ये जो है 10 जून से 12 जून के बीच में होने वाला है, यानी कि 11 या 12 को आपको एग्जाम होने वाला है। जो आपका री एग्जाम हो रहा है उसी के लिए ये क्लास करवाई जा रही है। और जिनका भी 4.0 एग्जाम है उनको भी, जिनको भी देना है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास जो है इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर होगी, जिससे आपके जो 40 अंक की जिनका भी जीएस है और जिनको जो है 40 अंक जीएस के प्राप्त करने हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। और जिनका जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उनके लिए भी तो ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। और सभी क्वेश्चन जो है घटना चक्र के होने वाले हैं। जो आपका बीपीएससी घटना चक्र की बुक है उसी के सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। और इनके जो है सभी क्वेश्चन की व्याख्या भी करवाई जाएगी, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसलिए क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 151 नंबर से हम शुरू करेंगे। 150 प्रश्न हमने इसकी पहली वाली क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। इनमें बताना है कि किस किस राज्य में जो है विधान परिषद है। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुने। केरल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। ये यहाँ पे बिहार इसका राइट हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो 6 राज्य हैं जहाँ पर टोटल भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद लागू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। अनुच्छेद 168(1) का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें ये सभी राज्यों में जो है विधान परिषद लागू है। आप याद रखेंगे टोटल जो है भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अगला क्वेश्चन है 152। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ये बताना है आपको। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 170। अनुच्छेद 170 जो है ये प्रावधान करता है, जो है ये राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 170। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 153। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना अपना त्यागपत्र है किसको देना चाहिए? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को? तो आप सभी को पता है जब अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ये विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा का अगर अध्यक्ष जो है त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अगला प्रश्न है 154। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय या पंजाब उच्च न्यायालय? याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1994 का क्वेश्चन है, तब जो है इसका फैसला दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों का विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक जो है गैर कानूनी होगा। अगला प्रश्न है 155। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी या मुंबई? याद रखिएगा जो आपका गुवाहाटी है और ये जो आपका मुंबई है ये जो है एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी सही है, डी भी सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए, इसकी जो है क्षेत्र अधिकारता है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा तक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 156। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो लखनऊ न्यायपीठ है इसके समक्ष है किस प्रकार का है? परमादेश याचिका,
स्वत्व अधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण याचिका। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। स्वत्व अधिकार मुकदमा है, ये आप याद रख सकते हैं। टाइटल सूट मतलब स्वत्व अधिकार मुकदमा है, एक प्रकार का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो विवाद है, ये देखिए 2001-2 का क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्व अधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जिसमें दो समुदाय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। अगला क्वेश्चन है 157। देखिए जो क्वेश्चन पुराने हैं जरूरी नहीं कि वो आएंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो जरूर जो है, कभी कभी होता है कि बहुत पुराना क्वेश्चन भी आ जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं ऑप्शन में, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। 157 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, ये जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 158। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों द्वारा प्राथमिकता प्रदान करता है? 13, 32, 245 या 326? याद रखिएगा, इसमें जो है अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ व राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, जो संघ और राज्य हैं कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या मतलब न्यून करती हो या कम करते हो। अगर या तो फिर वो छीन रहा हो या न्यून कम कर रहा हो, ऐसा कोई भी अधिकार संघ और राज्य नहीं बनाएंगे। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया हो तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, मतलब जहां से वो उल्लंघन करना शुरू कर देगा वहां से वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, आप सभी को पता है। और अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 में लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये दिया हुआ है। 159 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृषि आपका राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। पुलिस भी आपका राज्य सूची का विषय है और रक्षा ये आपका केंद्र सूची का विषय है। याद रखिएगा, शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा जो है राज्य सूची में भी है, केंद्र सूची में भी है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। मतलब इस पर जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसकी धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और आप सभी को ये एक क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265? याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए बहुत लोग का कहना रहता है कि हाँ, अगर आंसर दिया है तो आप
मतलब ऑप्शन क्यों पढ़ते हैं, तो उसका भी एक रीजन है। अगर आप जो है ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको 1 से 2 बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम मिल जाता है। अगर हम तुरंत बता देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर बता देंगे, तो शायद आपको इतना जल्दी याद ना होगा। 1-2 बार आप खुद से क्वेश्चन पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए सबको देख के चलना है। बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पूरा क्वेश्चन तो आप पढ़ें ही। एग्जाम में भी आप जाएंगे, अगर आप यहाँ पे ऐसी आदत रहेगी कि क्वेश्चन देखा आंसर लगा दिया, तो फिर एग्जाम में भी आप ऐसे ही गलतियां करते हो। क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आंसर लगा दिया, भले वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इससे आप मतलब हो सकता है उस जैसे हम जो भी लगाएं उससे भी अच्छा कोई एक मतलब उससे भी ज़्यादा सटीक कोई आंसर हो ऑप्शन में, और हम उसे पढ़े ही ना। इसलिए पहले आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, इसके बाद क्वेश्चन में आंसर करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। जब तक आप वो सारे क्वेश्चन और पूरे उसके ऑप्शन सभी ऑप्शन को ना पढ़ ले, तब तक आप आंसर ना करें। नहीं तो अगर आप आंसर करते हैं तो काफ़ी हद तक होता है कि आपके आंसर क्वेश्चन गलत हो जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं आप। ये बात आप जरूर याद रखें। 161 नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारत में संघीय वित्त आयोग जो संबंध रखता है ये राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंधित रखता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है और वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो क्वेश्चन नंबर 162, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950? याद रखिएगा, योजना आयोग जो आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसका मुख्य कार्य जो है केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। याद रखिएगा, अब जो है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है आपका 163, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। 13वीं लोकसभा की बात की गई है, तो 13वीं लोकसभा का जो स्पीकर चुने गए थे, तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी, जनता पार्टी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, तेलुगु देशम पार्टी ये जो है 13वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में चुने गए थे। इनके मतलब जो तेलुगु देशम पार्टी है इसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है 164, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? याद रखिएगा, भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में विभिन्न दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है 165, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त होती है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मतलब राज्य स्तरीय दल थे। अब इसमें बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन था इसमें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ये बात एकदम सही है। फिर राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है
निर्वाचन आयोग करता है, ये कथन भी सही है। राजनीतिक स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त है, ये कथन भी सही है। फिर 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये कथन भी सही है। इसका सभी कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 166। निम्न में से इस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्कृति का आधार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था 1983 में, 1984 में, 1985 या 1987। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा, जो आपका सरकारिया आयोग था, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में परिवर्तन की संस्कृति का आधार दिया था, इसने अपना प्रतिवेदन 1987 में जमा किया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था और यह जो है वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है 167। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। याद रखिएगा, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, तो पंचायत के चुनाव कराने के जो निर्णय होते हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना है और संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित या ग्राम अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार भी राज्यों के पास ही है। अगला प्रश्न है 168। पंचायती राज विषय है, अभी बताया आपको, समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या शेषाधिकारों की सूची पर। पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची पर विषय है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 169। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें। हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो सभी लोग जो है ध्यान से क्लास किया करें और पूरी कंप्लीट क्लास करें, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को मिले। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, सारे क्वेश्चन लेवल पे रहते हैं, मतलब ना तो कम ना तो बहुत ज्यादा, एकदम मीडियम। जैसे बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन अपने पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट करती है, अपने पुराने क्वेश्चन के बेस पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी रिपीट करती है। जैसे कि तैयारी 3 तक हमने एग्जाम में देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दिया करें क्लास को। 169 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है ये अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है और अनुच्छेद 243G 243 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा, इसमें जो है पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का उल्लेख है और जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यापारिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में नहीं है, ये बात आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? आप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई थी। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई थी और इस सिफारिश को स्वीकार किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ था। ये बात आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 172, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 173, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है या निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। अभी बताएं आपको, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 174, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये कथन भी सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये कथन भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये कथन भी सही है। इसमें सभी सही है, तो डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। सभी कथन इसके सही हैं। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और न्याय प्रदान करना है। अगला प्रश्न है 175, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, ब्लॉक समिति नहीं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। यही सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक कथन गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 176, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना नहीं, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये कथन भी गलत है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ये कथन भी एकदम सही है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। अगला क्वेश्चन है 177, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो आप सभी को पता है पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो है स्थानीय जनता की। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है और बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। 178 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की जो स्थापना है ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है और यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है 189, पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। डी ऑप्शन, और ये 1992 में हुआ था, याद रखेंगे।
पंचायती राज्य की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी और आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे प्रशासन की इकाई के रूप में गठित करने का व्यवस्थित प्रयास किया गया। 180 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता, ये बताना है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को जो है सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब जो है टेलीग्राम चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम विद्यालय एजुकेशन, विद्यालय एजुकेशन आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको फिर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास के बाद जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।